रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी हर किसी को सुकून भरी चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा काफी है? पूरी जिंदगी की जो कमाई है उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? योर मनी आज रिटायरमेंट के बाद के जीवन पर फोकस करेगा और देगा आपको पोस्ट रिटायरमेंट की रणनीति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। देखते हैं आज की हाइलाइट्स। रिटायरमेंट के बाद कैसे काम आएगी निवेश की गई पूंजी? योर मनी बताएगा किस तरह निवेश विड्रॉ करें। एनपीएस पे टैक्स छूट या वैल्यू फंड का चुनाव, पोर्टफोलियो में आप कैसे करें बदलाव और कैसे अपने पोर्टफोलियो को बनाएं मजबूत? योर मनी का फोकस आज होगा इस पर। और अगर योर मनी पे कोई भी सवाल अपना पूछना चाहते हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, टीवी पर देख रहे हो या फेसबुक पे, अपने सवाल कमेंट बॉक्स पे डालिए लाइव, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्क्विरल इन्वेस्टमेंट के को-फाउंडर सामंत सिक्का जुड़ गए हैं। हाय, वेलकम टू द शो। और आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है सामंत, हम बात करने वाले हैं पोस्ट रिटायरमेंट की। लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं रिटायरमेंट को लेके, लेकिन सबसे पहले रिटायरमेंट को लेके हमारी जो जागरूकता है वो सब जिम्मेदारियां निभाने के बाद आती है। बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, शादी हो जाती है, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट को कैसे बिताया जाए और कैसे उसके लिए पूंजी इकट्ठा की जाए। लेकिन रिटायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप पोस्ट रिटायरमेंट की जिंदगी को जानें, अपने खर्चों को समझें, उसके बाद उसके अनुसार आपको निवेश की शुरुआत पहले से कर देनी होती है। वो ऐसे कौन से गुरु मंत्र होंगे जो आपको रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय दे सके? इस बात का आपको कैसे ख्याल रखना चाहिए? तो एक तो आज का ये मुद्दा बहुत ही अहम है, क्योंकि हिंदुस्तान में स्पेशली सब पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी और उन खर्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आजकल के जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट की ज़िंदगी के लिए प्लानिंग करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और उसके भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हम लोग सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पूंजी इकट्ठी करने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन अगर वो पूंजी इकट्ठी हो भी जाए तो रिटायरमेंट के बाद उसको कैसे हम अच्छे तरीके से यूज कर सकें, उस पे इतना ज्यादा महत्व और डिस्कशन नहीं होता है। तो मैं आपको मुबारक देता हूं कि आपने ये बहुत अच्छा पहलू उठाया है जी। तो इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो कहा जाता है सबसे पहले उस उम्र में, उन वर्षों में हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है और फोकस एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी समय से पहले ले ली चाहिए, उसको कंटिन्यू करके रखना चाहिए ताकि खुदा ना खास्ता जरूरत पड़े तो उन खर्चों से आपका जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो कम ना हो। दूसरा पहलू ये है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं और अब खर्चे तो सर पे पड़े ही हैं, रोजमर्रा के खर्चे हैं, और उसके लिए जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो मुझे लगता है लोगों को ज्यादा नहीं पता है, प्रचलित नहीं है, वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हम लोग बहुत बात करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, और ये कहा जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने सेव करें तो आप एक अच्छा एक कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। बट इसको आप एक सीढ़ी की तरह समझें। एक तरह से आप सीढ़ी बाय सीढ़ी, दर बाय दर अपना कॉर्पस इकट्ठा करते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक पीक पे पहुंचने के बाद सीढ़ी दर सीढ़ी आपके कॉर्पस को आपके खर्चों के लिए रेगुलर इंटरवल पे आपको प्रोवाइड करता है। तो आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप जो है, आपने अभी तक जो भी पैसा निवेश किया है रिटायरमेंट के लिए, उस कॉर्पस का इस्तेमाल आप अपनी रोजमर्रा जीवन शैली के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो कितना अमाउंट है जो आपको विड्रॉ करना चाहिए, कितने पैसों की जरूरत आपको रिटायरमेंट के बाद होगी अपना घर चलाने के लिए, अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है मेरे ख्याल से, और यही अमूमन दर्शक और निवेशक फंस जाते हैं। सामंत, यहाँ पे हम कैसे इनकी हेल्प कर सकते हैं? ये एक्चुअली सुनने में पेचीदा लगता है पर बहुत ज्यादा पेचीदा है नहीं। कैसे? आप अगर आज अपने लाइफस्टाइल को कैप्चर करें और देखें कि आज हम अमूमन कितना खर्चा हर महीने खर्चे करते हैं, उसके अलावा जो भी एनुअल खर्चे हैं, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, एक छुट्टी पे भी जाना है, बच्चों को गिफ्ट देना है, तो ये सारे खर्चे अगर आप एक प्लेन पेपर पे लिख लें
और उसको आप अगर एक इन्फ्लेशन भी उसमें जोड़ लें, हाँ। कि ये सपोज आप 50 साल के हैं अभी और आप ये चाहते हैं कि 60 साल के बाद आप 20-30 साल के लिए अपना एक कॉर्पस जोड़ना चाहते हैं, राइट। तो इस खर्चे को आप एक इन्फ्लेशन रेट से बढ़ाकर प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है, हमारे को 60 साल के बाद कितना पैसा चाहिए होगा हर महीने, और उस पैसे को अगर आप कैलकुलेट करके, जैसे मैंने सीडी का एग्जांपल दिया, हाँ। आप अपना कॉर्पस का टारगेट वो रख लक्ष्य सकते रखें हैं। कि हमें उस लक्ष्य पे पहुंचना है, हाँ। और फिर उस लक्ष्य पे पहुंचने के बाद उस कॉर्पस को आप सिस्टमैटिक विड्रॉल के जरिए थोड़ा थोड़ा करके हर महीने और या जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप एक कॉर्पस को निकालने के लिए एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए हमारी कहीं ना कहीं कमाई भी रिटायरमेंट के बाद रुक जाती है। तो एसडब्ल्यूपी के जरिए मैं पैसों की निकासी तो कर ही रही हूँ, मैं अपना निवेश निकाल रही हूँ, लेकिन जो मेरा निवेश अभी भी निवेशित है, क्या मेरी कमाई हो रही है उस पर? ये बहुत अच्छा पहलू था जो मैंने नहीं कवर करा। हाँ, आपने इसको पकड़ लिया कि ये जो कॉर्पस है, एसडब्ल्यूपी जो है, एक सिर्फ एक राइडर है उस स्कीम के ऊपर। वो पैसा तो इन्वेस्टेड है, और एसडब्ल्यूपी का एडवांटेज ही यही है कि पैसा इन्वेस्टेड रहता है, आप थोड़ा थोड़ा जितना आपको चाहिए उतना पैसा निकालते हैं, Okay. बाकी पैसा अभी भी मार्केट में उस स्कीम में लगा हुआ है, और जो भी वृद्धि होती है उस दर से वो ग्रो करता रहता है। ऑलराइट, लेकिन अब हम आते हैं रिटायरमेंट के लक्ष्यों को लेकर, जो कि अमूमन लोग कहते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो फिगर्स तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसे निवेश भी आपको उसी तरह करना होता है। हमेशा हम कहते हैं कि रिटायरमेंट का लक्ष्य आपका पहला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट का कॉर्पस सबसे ज्यादा बड़ा होता है, और वो काफी समय तक आपको उसका इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आपकी आय बीच में रुक जाती है, या हो सकता है आप उतना ना कमाए रिटायरमेंट के बाद जितना आप आज कमा रहे हैं। तो अमूमन हमने देखा है कि फिक्स डिपॉजिट, सोना, रियल एस्टेट, ये बहुत फेवरेट कैटेगरी है, इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है जहां पे लोग पैसे लगाते हैं। लेकिन एसेट एलोकेशन में डाइवर्सिफिकेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका हम विभाजन कैसे करें सामंत? हम कितना पैसा इक्विटी में डालें, कितना सोने में डालें, कितना रियल एस्टेट में डालें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसका सबसे सिंपल जो फॉर्मूला वर्ल्ड ओवर माना जाता है, वो माना जाता है 100 माइनस आपकी उम्र। उतना आप इक्विटी में डालें, उतना आप इक्विटी में डालें। ठीक है, क्योंकि ये आपका इक्विटी जो है एक इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड एसेट क्लास माना जाता है, वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देता है। ओके। तो ये तो आपकी इक्विटी की एलोकेशन डिसाइड करता है। हाँ। और अब आपकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 30s में है, 40s में है, तो ऑब्वियसली आप एक अपने लाइफ टाइम में घर बनाना चाहेंगे, तो उस तरफ आप रियल एस्टेट में भी अपना एक एलोकेशन कर सकते हैं। बहुत लोगों के लिए रेंटल इनकम होती है, उनके रिटायरमेंट के बाद जो कमाई का जरिया होता है वो रेंटल इनकम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल। तो उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अर्ली पार्ट ऑफ द करियर में 30s 40s में। अब आप 50s में आ गए हैं, मतलब आप लोन मुक्त हो जाएं 50 साल तक। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम तक आप लोन मुक्त हो जाएं, एक एसेट क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपके पास ऑप्शन दोनों हैं। हाँ। अगर आपको रेंटल यील्ड ठीक मिल रही है तो आप उस एसेट को रख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत, आपकी उम्र आपको नहीं अलाउ कर रही उस एसेट को मेंटेन करने में, तो आप उसको बेच के एक कॉर्पस भी लिक्विड कर सकते हैं। ओके, लेकिन तो उसे आप बेचकर क्या फिक्स डिपॉजिट में डालने की सलाह देंगे? बिकॉज अमूमन यही किया जाता है। फिक्स डिपॉजिट से बढ़िया आजकल म्यूचुअल फंड में निवेश के विकल्प अवेलेबल हैं। एफडी में पता है क्या होता है, थोड़ा सा अब क्योंकि इक्विटी मार्केट ड्रिवन है, तो लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट की पूंजी है, वॉलेटाइल होता है बाजार, तो हमारे पैसे कहीं उड़ ना जाए। फिक्स डिपॉजिट में कम से कम एक ये पता होता है कि इतने % का ब्याज तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाल दें या सारे म्यूचुअल फंड में डाल दें। मैं ये बोलूंगा कि आप उसका भी एक पोर्टफोलियो बना लें। कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल लें और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल लें। सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी अच्छे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं फिक्स डिपॉजिट्स पे, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है जिसमें उनको रिटर्न गारंटीड है और पीस ऑफ माइंड गारंटीड है। वरिष्ठ नागरिकों की आपने बात की, और यहाँ पे क्योंकि टैक्सेशन की बात आई है, तो उनके निवेश पर, साथ ही जो एसडब्ल्यूपी की हम बात कर रहे हैं, तो ये पैसे जब हम निकालते हैं तो हमें टैक्स लगता है। किस तरह से अलग टैक्सिंग यहाँ पर टैक्स के इम्प्लीकेशंस है सीनियर सिटीजन के लिए? ऐसा कोई अलग प्रावधान नहीं है एसडब्ल्यूपी को लेके। प्रावधान इक्विटी और डेट के लिए है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स डेट के अंदर 3 साल से नीचे माने जाते हैं, 3 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म माने जाते हैं। इक्विटी में 1 साल से नीचे शॉर्ट माने जाते हैं, 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म माने जाते हैं। बट एसडब्ल्यू में एडवांटेज क्या होता है, जब आप विड्रॉ करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट, तो आप जो है
यूनिट्स रिडीम करते हैं। ओके। और कैपिटल गेन्स जो है आपको उस यूनिट्स के ऊपर जो गेन है सिर्फ उतने के ऊपर ही देय होता है। अच्छा। तो अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे SWP करें, क्योंकि हर तिमाही, हर महीना, हर छमाही का ऑप्शन है हमारे पास पैसे निकालने का, तो उस केस में ये होता है कि यूनिट्स के ऊपर जो कैपिटल गेन है सिर्फ उसी के ऊपर ये टैक्स दे होता है। अच्छा। और अगर आप ये लंबे टेन्योर तक करेंगे तो आप पाएंगे ये बहुत ही बढ़िया टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर बन जाता है। हाँ। किसी के लिए भी। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, काफी लोग ये भी मानते हैं कि डिविडेंड ऑप्शन क्यों ना लिया जाए। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज़ वहां कमाई होती है। तो डिविडेंड का इशू ये है कि उसके अंदर वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। अगर आपने अपनी कॉर्पस से अपने घर का खर्चा चलाना है, डिविडेंड अभी भी मार्केट के फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। ओके। आपको बहुत प्रिडिक्टेबल इनकम चाहिए। और उसका टैक्स एंगल क्या है? डिविडेंड का पे आउट। हाँ। सो डिविडेंड के ऊपर तो टैक्स नहीं लगता है, बट डीडीटी लग जाता है। Exactly. इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर फ्री है, बट डीडीटी लग के आता है। सो वो भी एक टैक्स इनएफिशिएंट ऑप्शन है। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनएफिशिएंट है और प्रिडिक्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनएफिशिएंट है। सो SWP उस मामले में दोनों तरीके से अच्छा स्कोर करता है। ऑलराइट, तो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आप कैसे सुकून भरी बना सकते हैं, और अपनी जो पूंजी आप इकट्ठा कर रहे हैं रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य को लेकर, उसे आप SWP के जरिए कैसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस गुत्थी को हमने सुलझा दिया है योर मनी में। लेकिन बहुत दर्शक अपने सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके तमाम सवालों के जवाब देंगे। और हमारे पहले दर्शक है 19 साल के सीताराम, जो फोन लाइन पर है। नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम। ओके, अपनी टीवी की आवाज आप सबसे पहले बंद कर दें और मुझसे फोन पर बात करें। हाँ मैडम, बोलो। ठीक है, तो आपने 20 साल का लक्ष्य बनाया है, आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए। आप 19 साल के हैं, मुझे बताएं पढ़ाई कर रहे हैं अब तक या आप नौकरी शुरू कर चुके हैं? मैडम मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो आप, ऑलराइट। कितना निवेश करेंगे आप 20 साल में अगर आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं तो? मैडम मैं अभी एक्सिस ब्लू चिप में 1000 रुपए मंथली SIP चालू है मेरी। ओके, आप कर रहे हैं ऑलरेडी एक्सिस में? हाँ, एक्सिस ब्लू चिप में। ठीक है, 1000 रुपए। हाँ, और? हाँ। और टाटा म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए डाली हुई है अभी 4-5 दिन पहले। ठीक है, ये आपको ये पैसे आपने कहाँ से, मतलब आपके पास जमा पूंजी थी ये? हाँ, जमा पूंजी थी और कुछ पापा ने दिए पैसे, मतलब पापा का बिजनेस है, दुकान है पापा की। लेकिन ये जो निवेश आप करना चाहते हैं 1 करोड़ का, आप जो लमसम जहन में बैठाकर आपको इकट्ठा करना है, ये अपने लिए है ना? हाँ, अपने लिए। क्या करेंगे 1 करोड़ का? 1 करोड़ का मतलब कुछ समय बाद में ना बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, है कुछ। अच्छा, चलिए ठीक है, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने हैं, जिसके लिए आपको वेल्थ क्रिएशन का एक टारगेट है। बहुत अच्छा लगता है जब इस एज के जो दर्शक है अपने सवाल हमें भेजते हैं, और जागरूकता कितनी है निवेश को लेकर ये बात हमें पता चलती है। इन्होंने कुछ शुरुआत भी कर दी है अपने निवेश की, और लमसम अमाउंट चाहते हैं। आई थिंक जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उम्र बढ़ती है आएंगी इनके ऊपर, उसे निर्वाह ये करना चाहते हैं। शुरुआत कैसे करें? तो मेरी तरफ से आपको मुबारक, आपने बहुत अच्छा लक्ष्य बनाया है और पहला स्टेप ले लिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो आपको इस जर्नी में इनकरेज कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगा कि अभी तो मुझे लगता है आपने एक करोड़पति बनने का सपना देखा है और एक नंबर डाल लिया है। चाहे इंपॉर्टेंट गोल्स अभी हैं या नहीं है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये जर्नी कंटिन्यू रखें। आपने 20 साल का लक्ष्य रखा है, ये भी बहुत अच्छी सराहनीय बात है। तो अगर आप सिंपल मैथ्स करें और देखें कि अगर 20 साल में आपको 12 और 13% की रिटर्न के आसपास मिले, तो आपको हर महीना 9 से 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए। आपने अभी बताया आपने 1,000 रुपए की एक SIP सेटअप करी है और एक 10,000 रुपए लमसम डाले हैं, ये एक अच्छा स्टार्ट है। आप कोशिश करके धीरे धीरे इस अमाउंट को बढ़ाएं और कोशिश करके इसको 10,000 के आसपास पहुंचने का लक्ष्य रखें। पहला लक्ष्य ये। दूसरा, ये ध्यान रखिएगा कि इस 20 साल की जर्नी में बहुत पड़ाव आएंगे। बहुत समय ऐसे आएंगे जब मार्केट अच्छी नहीं होगी, और ऐसे भी समय आएंगे जब मन ललचाएगा कि कुछ लाख रुपए इकट्ठे हो रखे हैं, क्यों ना नया मोटरसाइकिल ले लिया जाए या गाड़ी ले ली जाए। बट अगर आपको अपना 1 करोड़ का लक्ष्य प्यारा है तो आपको इस डिसिप्लिन पे चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये डिसिप्लिन आप छोड़े ना।
तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 10,000 रुपये का लक्ष्य बनाएं हर महीने का। हो सकता है अभी पॉसिबल ना हो, अगले 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में धीरे 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 निवेश को बढ़ा के उस नंबर पर पहुंचें। और राइट, और फंड्स पे भी हम आपको सलाह दे देते हैं। आपने इनको लार्ज एंड मिड कैप फंड, मिरर एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड रेकमेंड किया है। मल्टी कैप में भी आपने कोटक चैनल मल्टी कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी आपने इनको रेकमेंड किया है। तो अभी जो इनके पास एक्सेस ब्लू चिप है, क्या उसमें बने रहें या निकल जाए? नहीं, वो अच्छा फंड है, उस पर बने रहें। Okay. मेरा जनरली सुझाव ये रहता है, जब भी कोई 15-20 साल के लिए निवेश करना चाहता है तो वो ज्यादातर लार्ज मिड कैप या मल्टी कैप फंड्स को ही चूज करें। और एक सलाह मैं आपको और देना चाहूंगा कि आप कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा फंड ना खरीदें। Okay. हम ये बहुत देखते हैं कि लोग उस एक्साइटमेंट में बहुत सारे फंड खरीद लेते हैं। Right. पिछले 6 महीने की, 8 महीने की अच्छी रिटर्न देख के एक फंड और नया ऐड कर लेते हैं। आप पाएंगे कि ऐसा करने से थोड़े टाइम के बाद वो पोर्टफोलियो इतना बिखर जाएगा कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने भी 4 फंड्स का नाम आपको सजेस्ट करा है। उसमें से आप एक ऑलरेडी एक्सिस ब्लू चिप कर रहे हैं, अच्छा फंड है, एक फंड कोई और इसमें से पिकअप कर लीजिए और इन 2 फंड्स में अपनी जर्नी आगे बढ़ाएं। ऑलराइट, और जैसे आपको समझाया गया है, अपना निवेश बढ़ाने की जरूरत है। ऑलराइट, चलिए अब सीधा फेसबुक के सवालों की ओर हम रुख करते हैं और इस कड़ी में हमारे जो पहले दर्शक हैं मोहम्मद सकलैन, उनका सवाल मैं लूंगी। और सामन 26 साल की इनकी उम्र है। इन्हें 2 SIP शुरू करनी है, एक तो 1,000 रुपए की 10 साल के लिए और 50,000 रुपए इन्हें लमसम भी निवेश करने हैं। 15 साल का भी इनका एक लक्ष्य है। कौन से फंड्स आप इनको रेकमेंड करेंगे, पूछ रहे? जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर ये पहली बार अपना निवेश की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि वो लार्ज और मिड और मल्टी कैप फंड्स को चुनें। तो मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है, कोटक मल्टी कैप है, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड है, एक्सिस ब्लू चिप है। इनमें से 1 या 2 फंड्स को चूज करके वो अपनी ये जर्नी स्टार्ट करें। और जैसे उन्होंने बताया कि 10 से 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा लक्ष्य है। और मल्टी कैप फंड्स के साथ स्टिक करें, उनके लिए एक अच्छी स्टार्ट रहेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आदिल दरवेश का सवाल मैं लूंगी। वैल्यू फंड में निवेश किया है, ICICI प्रू, वैल्यू डिस्कवरी और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। 15 साल के लिए दोनों ही फंड्स में ये बने रहना चाहते हैं, लेकिन अब किसी एक में से इन्हें निकलना है, तो कौन सा चुने निकलने के लिए? तो आदिल, पहले तो ये एक अच्छा मौका है आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आपने ये दोनों क्यों खरीदे थे। ओके। और दूसरी ये बात कि वैसे आप इन दोनों को वैल्यू फंड की कैटेगरी में देख रहे हैं, दोनों के स्टाइल बड़े अलग हैं। एक कॉन्ट्रा फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल बड़ा अलग होता है, वैल्यू फंड का स्टाइल बड़ा अलग होता है। हमें ये भी नहीं पता कि क्या आपके पास सिर्फ यही 2 फंड्स हैं या आपका एक लार्जर पोर्टफोलियो है, उसमें से ये 2 फंड्स हैं। पर क्योंकि आपका यह सवाल है, अगर हम इन दोनों फंड्स को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि इन्वेस्को फंड का कॉर्पस कम है, पर अगर उसकी पिछले 5 साल की रिटर्न देखें, उसने अच्छी मार्केट में और खराब मार्केट में दोनों में ICICI से बेटर परफॉर्मेंस दी है। तो अगर आपको इन दोनों में से एक को ड्रॉप करना ही है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्को के साथ बने रहें। ऑलराइट, शो का आखिरी सवाल गुरमीत सिंह का हम लेंगे और इनका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछ रहे हैं कि क्या एग्जिस्टिंग SIPs जो चल रही हैं उसका निवेश बढ़ाया जा सकता है, या हमें अगर निवेश बढ़ाना हो तो हमें नया फंड पोर्टफोलियो में डाल देना चाहिए? गुरमीत जी, बहुत अच्छा सवाल है और इसके आसपास बहुत कंफ्यूजन है। बिल्कुल, तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि SIP जो है सिर्फ एक डिसिप्लिन है इन्वेस्टमेंट करने का। अल्टीमेटली आप उस फोलियो के अंदर लमसम भी डाल सकते हैं और उस SIP को बढ़ा भी सकते हैं। जबकि एक अच्छी प्रथा ये हो सकती है कि हर साल जब सैलरी बढ़े तो अपना SIP का अमाउंट भी बढ़ा देना चाहिए। तो आपको नया SIPs खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग फंड्स जो आपने चूज कर रखे हैं उसी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाएं। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल गए हों। और इसी के साथ सामन जी बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। यॉर्मनी में मुझे भी आज इजाजत दें, लेकिन तमाम सवाल लगातार भेजते रहें, ट्वीट करें @TH पे। आप चाहें तो हमें ईमेल के जरिए भी सवाल पहुंचा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सभी जगह जरूर डालिएगा। नमस्कार।